Hey guys, what's up? Welcome back to your own favorite channel बटनेर आईएएस। मैं हूं दिव्या कवात्रा, आप सभी की होस्ट एंड दोस्त एजुकेटर। आप सभी का एक बार फिर से हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व भूगोल के कोर्स में स्वागत करती हूं। आई होप आप सभी अच्छे हैं, बहुत स्वस्थ हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, खूब जम के तैयारी कर रहे हैं, राइट? ओके चलिए, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 वर्ल्ड ज्योग्राफी का विश्व भूगोल का नेक्स्ट लेक्चर जो हम देखने जा रहे हैं। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। आई रियली होप कि इससे पहले के टॉपिक्स आपने देख लिए होंगे। इससे पहले 2 लेक्चर्स जो हैं ऑलरेडी कंडक्ट किए जा चुके हैं। एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें आपसे सिलेबस और एग्जाम के डिमांड की बात की गई है, और एक दूसरा हमारा पहला टॉपिक जिसमें हमने बात की थी यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड की, राइट? ओके, जिसने देख लिया है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं कैसे लगे आपको लेक्चर्स, और जो भी आपके सजेशंस फीडबैक्स हों ज़रूर हम तक पहुंचाते रहें। आप सभी का प्यार हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है ताकि हम डेली और बहुत अच्छे से आप सभी के लिए काम करते रहें, राइट? ओके चलिए, तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है, आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़ पहले फर्स्ट वीडियो देख लें ताकि आपको सेकेंड वीडियो जो आज का हमारा सेकेंड टॉपिक है वो आसानी से अच्छे से समझ में आ जाए। ऑलराइट, ओके चलिए देन लेट्स स्टार्ट। और आगे बढ़ने से पहले हमारे नए साथियों के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपकी अपनी एजुकेटर का, राइट? ओके, मैं हूँ आपकी एजुकेटर दिव्या कवात्रा, एज आप यहाँ पर देख सकते हैं। नाइस, यस, ओके चलिए। आई एम मास्टर्स डिग्री होल्डर इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। पिछले 5 सालों से मैं ऑलरेडी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस इंस्टीट्यूट्स के साथ एसोसिएटेड हूँ फॉर द सब्जेक्ट पीएसआईआर यानी कि पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोग्राफी। तो अभी हम जियोग्राफी कवर कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपके साथ पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ेंगे। ओके गाइस, आई एम ऑल्सो एन एक्स फैकल्टी ऑफ भाटिया आश्रम और एक्स फैकल्टी ऑफ अन अकेडमी। ओके, ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके अपनी एजुकेटर का। और अभी हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने जो यूपीएससी का हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस है उसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए पहला जो पार्ट है प्राकृतिक या भौतिक भूगोल का, फिजिकल जियोग्राफी का उठाया है ना? हमारा जो पहला टॉपिक हमने पिकअप किया है वो है फिजिकल जियोग्राफी का, जिसमें हमने स्टार्ट किया था यूनिवर्स से। हमने क्या क्या समझा था? यूनिवर्स में हमने देखा कि किस प्रकार से ब्रह्मांड बना, कैसे क्रिएशन हुई, जिसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट थियोरी देखी थी, बिग बैंग, है ना? महाविस्फोट का जो सिद्धांत था वो हमने देखा, और उसमें समझा कि किस तरह से जो एक नेब्यूला था, एक हॉट स्ट्रक्चर था, उसमें एक विस्फोट हो जाता है, और उस विस्फोट के होने से क्या है, इस तरह का हमारा ब्रह्मांड निकल कर आता है। जब ये विस्फोट होता है छोटे छोटे कण जो हैं बहुत सारे एरियाज में फैल जाते हैं, और जब वो फैलते हैं तो पूरे ब्रह्मांड के अराउंड एक सर्कल बन जाता है, और वो सर्कल रोटेट करने लगता है, और इसी तरह छोटे छोटे बहुत सारी गैलेक्सीज इसमें बन जाती है ना? इन्हीं में से क्या था, एक गैलेक्सी थी जिसका नाम था क्या क्या मिल्की वे गैलेक्सी। एग्जैक्टली, क्या था? मिल्की वे गैलेक्सी, जो दुग्ध गंगा थी हमारी, दुग्ध गंगा या फिर मंदाकिनी, है ना? दुग्ध गंगा या फिर मंदाकिनी, ये जो थे हमारी एक स्पेशल गैलेक्सी थी, वेरी वेरी स्पेशल। हाँ, वेरी स्पेशल। क्यों स्पेशल थी? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है, जो कि हमारे सौर मंडल का एक भाग है ना? हमारी जो पृथ्वी है, जो अर्थ है हमारी, वो क्या है? हमारे सौर मंडल का भाग है, और ये सौर मंडल एक अंश है। किसका अंश है? हमारी मिल्की वे गैलेक्सी या दुग्ध गंगा का अंश है। इसलिए दुग्ध गंगा, मंदाकिनी, मिल्की वे गैलेक्सी हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, राइट? इसलिए हमने मिल्की वे गैलेक्सी को स्टडी किया, ठीक है? एग्जैक्टली। और मिल्की वे गैलेक्सी से सबसे करीब पहली गैलेक्सी कौन सी थी?
हमने बात की थी कि मिल्की वे गैलेक्सी से अगर हम निकल कर जाते हैं तो सबसे पहली गैलेक्सी, सबसे नज़दीक जो गैलेक्सी है, निकटतम गैलेक्सी है, वो कौन सी थी? एंड्रोमेडा, है ना? नाम पढ़ा था हमने क्या? एंड्रोमेडा सबसे नज़दीक गैलेक्सी हमने देखी थी। और हमने देखा कि किस तरह से जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, उसमें छोटी-छोटी गैलेक्सीज़ बनी, और गैलेक्सीज़ जब बनी तो दुग्ध गंगा बनी, मिल्की वे गैलेक्सी बनी। उसमें ओवर 40,000 ईयर्स लेकर क्या हुआ कि सौर मंडल का निर्माण होता है, और सौर मंडल का निर्माण होने के बाद हमारी पृथ्वी अस्तित्व में आती है ना? ये हमने ब्रह्मांड के बारे में कुछ फैक्ट्स देखे थे, और इस प्रकार का हमारा एक ब्रह्मांड जो है हमने कल समझा था। एग्जैक्टली पृथ्वी, सूर्य, सौर मंडल, आकाश गंगाएं और पूरा, ठीक है? कहाँ से शुरू हो रही है ये वीडियो? पृथ्वी है, सूर्य है, फिर आकाश गंगाएं हैं, और फिर पूरा ब्रह्मांड, ठीक है? पृथ्वी, सूर्य, सौर मंडल, आकाश गंगाएं और ये पूरा ब्रह्मांड। एग्जैक्टली ये हमने कल स्टडी कर लिया था। आज हमको देखना है कि जो ये हमारा सौर मंडल है वो कैसा है, किस प्रकार से बना हुआ है, और क्या इसकी स्ट्रक्चर है, कैसे बना। ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं, क्योंकि हमने यूनिवर्स को तो समझ लिया, हमने क्या किया, ब्रह्मांड को समझ लिया, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को भी समझ लिया। अब क्या बात आती है, गैलेक्सी में सबसे मुख्य जो भाग है वो है हमारा सौर मंडल। अब इसको समझते हैं कि ये सौर मंडल क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हेडिंग डाल लेंगे सभी लोग, जो भी साथ साथ नोट कर रहे हैं प्लीज हेडिंग डाल लीजिए। हमारा आज का टॉपिक है सौर मंडल या फिर सोलर सिस्टम, ठीक है? सभी ने हेडिंग डाल ली है? ओके, तो लिखना शुरू करते हैं। साथ साथ थोड़ा थोड़ा नोट करते जाइएगा, अपने अकॉर्डिंग नोट्स जरूर बनाते जाइएगा, जो कि हैंडी रहेंगे और आपको बाद में बहुत काम आएंगे। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। छोटी सी चीज समझिएगा, सौर मंडल कैसा है पढ़ेंगे हम इसको, पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देती हूँ, ठीक है? समझने की कोशिश कीजिएगा। जो यहाँ पर आपको सौर मंडल दिख रहा है वो किस प्रकार का है, कि जब विस्फोट हुआ, जब गैलेक्सीज बनी, तो गैलेक्सीज में क्या है, निरंतर बदलाव चल रहा था, ठीक है? कहानी समझने की कोशिश कीजिए, फिर हम लिखेंगे। निरंतर क्या हो रहा था, बदलाव चल रहा था, चेंजेस आ रहे थे। कैसे चेंजेस आ रहे थे कि जो गैसेस हैं, जो टेम्परेचर है, जो तापमान था, और जो मूवमेंट है, ठीक है? तापमान जो था, जो गैसेस थी, और जो हमारी हलचल चल रही थी, ये सब चीजों में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। ओवर द इयर्स गैसेस बढ़ रही थी, ठीक है? तापमान भी बढ़ता जा रहा था, मूवमेंट जो है वो चेंज होती जा रही थी। कोई कैसे रेवोल्यूट कर रहा था, कोई किसी किसी की घूर्णन चालू हो गया था, तो कहीं पर क्या है कि रेवोल्यूशन चालू हो गया था। तो इस तरह से क्या हो रहा था कि बहुत सारे बदलाव आ रहे थे। अब उन्हीं बदलावों के चलते क्या है कि एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहा था। जैसे एक नेब्यूला था, हमने क्या देखा था कि एक नेब्यूला था, है ना? एक गोल सा एक पिंड था, जिसमें क्या हुआ, विस्फोट हो गया। ऐसा एक गोल सा पिंड था जो गैसेस से भरा हुआ जल रहा था। इसका तापमान अत्यधिक हो जाने की वजह से, गैसेस अत्यधिक हो जाने की वजह से इसमें क्या हुआ, विस्फोट हो गया। हो गया विस्फोट हुआ, तो क्या हुआ, गैसेस रिलीज हो गई, जो इसके पदार्थ थे वो भी रिलीज हो गए, टेम्परेचर थोड़ा सा बैलेंस हो गया, है ना? जो ये एक नेबुला था, अब इससे निकलकर बहुत सारे छोटे छोटे नेबुलास बन गए, ठीक है? पिंड तो थे ही, तारे भी थे, गैसेस भी थी, धूल के कण भी थे, और उसके साथ साथ क्या था, ये जो नेबुला डिवाइड हुआ फटकर, तो इसके भी छोटे छोटे नेबुलास। अब ये जो छोटे छोटे नेबुला थे, ये धीरे धीरे अपने अपने विस्फोट से क्या कर रहे थे, अपना अपना एक स्ट्रक्चर बना रहे। एक पर्टिकुलर नेबुला में क्या हुआ कि
उसका अपना स्ट्रक्चर बन गया, दूसरे नेबुला में दूसरा स्ट्रक्चर बन गया। इस तरह से बहुत सारी क्या हुआ, गैलेक्सीज बन गई, है ना। तारों का एक समूह बन गया। गैलेक्सी हमने देखा था क्या है, तारों का समूह है। अब ये क्या हुआ, विस्फोट होते होते धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर बनने लगा। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है, पक्का? ओके, चलिए। तो अब जब विस्फोट हो रहा था, इस तरह से स्ट्रक्चर्स बन रही थी, तो क्या हो रहा था, जब ये नेब्यूलाज होते हैं, इनके पास एक चीज है। क्या चीज है? इनके पास है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, क्या है इनके पास? गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा था, जहां भी ये पिंड है, जहां भी ये नेबुलाज हैं, ये घूमते, वहां पर ये आसपास के छोटे छोटे पिंड को अट्रैक्ट करने लगते, अपनी ओर खींचने लगते। जिससे क्या होता कि ये तो खुद केंद्र पर थे ही, अब इनके केंद्र पर होने के साथ साथ जो इधर उधर फैले हुए पिंड थे, वो सब के सब इकट्ठे होकर कहाँ आने लग गए, इसकी ओर आने लग गए। पर ज्यादा पास नहीं आ सकते, क्यों? क्योंकि रिपल्शन भी होता है, सेम तरह का फोर्स है, रिपल्शन भी होगा, एक दूसरे के से दूर जाने का भी जो बल है वो लगेगा, है ना। तो इसलिए एक लिमिट पर आकर क्या है, ये गोल 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 इसके अराउंड घूमने लगते हैं। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल था, ये हर एक छोटे छोटे नेबुला के साथ एक पूरी फैमिली बना रहा, ठीक है, एक पूरा मंडल बना रहा था। कैसे? और बहुत सारे पिंड को अपने साथ जोड़कर। ठीक है, जैसे पीएम है, जिसको पीएम का भागीदार बनना है, वो क्या करता है, बहुत सारे मंत्रियों को अपने साथ जोड़ता है, क्योंकि अगर उसके मंत्रियों को वोट मिलेगा, मंत्रियों का बहुमत आएगा, तभी तो वो पीएम बनेगा, है ना। उसी तरह से एक नेबुला क्या करता है, अट्रैक्ट कर करके पिंड बनाता है। ये पिंड जुड़ेंगे इसके साथ, तभी तो इसका पूरा मंडल तैयार होगा, है ना। और ये नेचुरली हो रहा है, पिंड बैठकर सोच नहीं रहा है कि ओ उसको पकड़ के लाते हैं, ना, वो अपनी पार्टी में है, ओ उसको पकड़ के लाते हैं, वो तो ऐसा भाषण देगी कि सब के सब घायल हो जाएंगे, है ना। बेचारा पिंड बैठकर ऐसा सोच नहीं रहा है, नेबुला ऐसा सोच नहीं रहा है, ये तो नेचुरली हो रहा है। बस आपको समझने के लिए एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि नेबुला क्या है, अट्रैक्ट करता है, और जब अट्रैक्ट करके इकट्ठा कर लेता है तो एक मंडल तैयार हो जाता है। ठीक है, तो अब इसी तरह क्या हुआ कि जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, जो हमारी दुग्ध गंगा है, उसके अंदर भी कुछ ऐसे कृत्य हुए। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर भी क्या हुआ, एक नेबुला, यानी कि जिसको क्या कहा गया, सूर्य कहा जाता है, आज हम उसको क्या किस नाम से जानते हैं, सूर्य के नाम से जानते हैं। ये जो नेबुला था, इसने क्या किया, इसने अपना आकर्षण बल लगाकर, बड़ा हॉट है ना ये, इतना हॉट है तो आकर्षण तो होगा ही, तो आकर्षण बल लगाया और आसपास के जितने भी छोटे छोटे पिंड थे सबको इकट्ठा कर लिया। ठीक है, ये जब इकट्ठे हुए तो कुछ बड़े थे तो कुछ छोटे थे, है ना। तो जो बड़े वाले पिंड थे वो तो किस रूप में बन गए, ग्रह के रूप में इसके साथ जुड़ गए। जो छोटे वाले थे वो क्या था, एस्टेरॉइड्स और मीटेराइट्स के रूप में यहाँ पर घूम रहे हैं। ठीक है, कुछ छोटे जो पिंड थे वो क्या करने लग गए, उपग्रह का की संज्ञा भी ले ली। कुछ छोटे ग्रहों ने क्या किया, उपग्रह की संज्ञा ले ली। ठीक है, अब ये क्या बन गए, उपग्रह बन गए। और ये जो उपग्रह हैं, ये क्या करते हैं, ये इसके आकर्षण से आए तो थे, लेकिन बीच में टकरा गए, किससे, ग्रहों से टकरा गए। ग्रहों से टकराए तो ये सिंस इतने ज्यादा बड़े नहीं थे, तो बहुत ज्यादा आकर्षण बल इन पर नहीं लग पा रहा था। ठीक है, तो इनके साइज की वजह से जो थोड़ा सा आकर्षण बल इन पर लग रहा था, उससे ये कहाँ अट्रैक्ट हो गए, ग्रहों की तरफ अट्रैक्ट हो गए, प्लैनेट्स की तरफ अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, एग्जैक्टली ये क्या हुआ, प्लैनेट्स की तरफ अट्रैक्ट होकर उपग्रह बनकर रह गए और सूर्य तक नहीं गए।
तो ये क्या करने लगे, जैसे ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे थे, भाई सूर्य बड़ा हॉट है, चक्कर काट काट के ताड़ रहे थे, अब क्या हुआ उपग्रह आए, उनको प्लैनेट्स पसंद आ गए, तो उपग्रह ने क्या किया, भैया हम तो प्लैनेट के चक्कर काटेंगे, है ना। जैसे क्या है, हमारा प्यारा सा चंदा मामा क्या कर रहा है, हमारी प्यारी सी पृथ्वी के चक्कर काटे जा रहा है ना। देखो बड़ा मुश्किल होता है मनाना, है ना। जरा कितने हजारों वर्ष हो गए इसको चक्कर काटते, आज भी काट ही रहा है, बड़ा मुश्किल है ना। कितने नखरे हैं। चलो, तो अब उपग्रह क्या हुआ, प्लैनेट्स के चक्कर काटने लगे। उपग्रह भी छोटे छोटे पिंड हैं, प्लैनेट्स के जैसे ही पिंड हैं, लेकिन वो थोड़े बहुत ज्यादा छोटे हैं, और जो अट्रैक्शन था उनका वो प्लैनेट्स से बंध गया। ठीक है, उनका जो रूटीन है वो प्लैनेट से बंध गया, सूर्य से बंधने की बजाय। ठीक है, ये छोटी सी कहानी थी कि किस तरह से ये बना। अब हमारे सौर मंडल में क्या हुआ, हमारा जो नेबुला था, यानी कि हमारा जो सूर्य था, के साथ जुड़कर क्या है, प्लैनेट्स बन गए, प्लैनेट्स चक्कर लगाने लगे। अब जब प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं तो उसमें एक सीक्वेंस आ गया कि बहुत सारे प्लैनेट्स आ गए, बहुत सारे उनके उपग्रह भी आ गए, है ना। ग्रह हैं, उपग्रह हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, ये सारी चीजें धीरे 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 रूप लेने लगी। अब इसकी बहुत सारी थियरीज हैं, किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। पर मोटे रूप से आपको कहानी समझ में आनी चाहिए कि कैसे मिल्की वे गैलेक्सी में एक नेबुला था। वो नेबुला जिसको हम आज सूर्य के रूप में जानते हैं, उसने अपने गुरुत्वाकर्षण बल से पिंड को अट्रैक्ट करना शुरू किया, और पिंड अट्रैक्ट होकर एक पूरा का पूरा मंडल बना देते। यानी स्टोरी क्लियर हुई। चलिए अब फैक्ट्स पर चलते हैं। बेसिक स्टोरी आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, एक पिक्चर बन जानी चाहिए, अगली बार जब आप सोचें सौर मंडल के बारे में तो ये कहानी आपको याद आ जाए। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारा सौर मंडल क्या है, हमारा सोलर सिस्टम क्या है, कैसे बना है, किस प्रकार की संरचना उसकी है। बिल्कुल, जो नोट कर रहे हैं उन सभी को मैं बता दूं, आप चाहे तो ये छोटी छोटी चीजें नोट कर सकते हैं, इस तरह से क्या होता है आपको समझने में हेल्प मिलती है। कुछ नहीं करना है, आपकी ये कॉपी है, यहाँ पर एक लाइन लगाओ, यहाँ आप मेन नोट्स लिखेंगे अपने, बिल्कुल सुंदर सुंदर सजा सजा कर। एक साइड पर क्या करें, रफली जो मैं एक्स्ट्रा चीजें आपको बता रही हूँ वो नोट करते जाए। जैसे अभी हमने देखा क्या, मिल्की वे गैलेक्सी, नेब्यूला, सन, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य, गुरुत्वाकर्षण बल लगा, इससे क्या हुआ, ग्रह जुड़ गए, ग्रह के साथ उपग्रह जुड़, ये हमारा पूरा सीक्वेंस हो गया कि वे गैलेक्सी यानी कि दुग्ध गंगा। ऑलराइट, ओके, तो इस तरह से आपने लिख दिया है। अब फॉर्मल नोट्स बनाए। चलिए हमारे सोलर सिस्टम की बात करते हैं। अब हमारे सौर मंडल में बात करें तो मुख्य रूप से क्या है, इसको जाना जाता है इसके रूप में, सूर्य के रूप में। ठीक है, सूर्य के रूप में जाने जाने वाला सबसे बड़ा तारा नेबुला क्या होता है, अपने आप में एक तारा होता है। ठीक है, जो जल रहा है, ऐसा पिंड जो जल रहा है वो क्या है, तारा है। और सूर्य क्या कर रहा है, एक पिंड है जो जल रहा है और बहुत भारी लेवल पर जल रहा है ना। बहुत सारी इसमें मतलब बहुत ज्यादा गैसेस है, बहुत सारी नहीं, हाइड्रोजन हीलियम ही मेन है, लेकिन बहुत ज्यादा गैसेस हैं इसमें, बहुत ज्यादा तेज है इसमें, है ना। तो सूर्य क्या है, मुख्य रूप से इस मंडल का सबसे बड़ा तारा है। ठीक है, अब क्या होता है, इस तारे के चारों ओर घूमने वाली चीजें क्या है, ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु है, या फिर उल्का पिंड है। क्या क्या चीजें आ रही हैं ध्यान से देखिएगा फिर से। ग्रह आते हैं हमारे पास, चंद्रमा यानी कि उपग्रह, एग्जाम्पल दे दिया है आपको, चंद्रमा यानी कि उपग्रह में आ रहे हैं। फिर क्षुद्र ग्रह आते हैं, हम देखेंगे ये चीजें क्या है, इनमें अंतर क्या होता है। ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है और उल्कापिंड है, ये सारी चीजें हमारे सौर मंडल के अंदर शामिल हैं। क्या क्या देखा हमने, ग्रह देखा यानी कि प्लैनेट्स,
उपग्रह देखा यानी कि नेचुरल सैटेलाइट्स, है ना। क्षुद्र ग्रह देखा यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट्स, ठीक है। फिर देखा धूमकेतु और उल्कापिंड। उल्कापिंड यानी कि एस्टेरॉइड्स, ठीक है। अब 200 से ज्यादा मूनों के साथ कुल 8 ग्रह हैं, मतलब 200 से ज्यादा उपग्रहों के साथ, मूनों के साथ मतलब उपग्रहों के साथ, ठीक है। 200 से ज्यादा उपग्रहों के साथ कुल 8 ग्रह हैं और 5 छोटे ग्रह हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हजारों की तादाद में धूमकेतु और लाखों की तादाद में क्षुद्र ग्रह हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या संरचना है कि बहुत सारे उपग्रह हैं हमारे पास, 8 ग्रह हैं, 5 छोटे ग्रह हैं, फिर उसके बाद हजारों की तादाद में धूमकेतु और लाखों की तादाद में क्या है हमारे पास, क्षुद्र ग्रह यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। ये सब मिलाकर क्या है, आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी का एक हिस्सा है, ठीक है। अब ये सब कर क्या रहे हैं यहाँ पर, टहलने तो आए नहीं, पार्क थोड़ी है, आकाशगंगा है भाई, तहजीब से रहना पड़ता है। तो एक वृत्ताकार लाइन बनी हुई है, उसमें ये चलते जा रहे हैं, ठीक है। कैसे बनी हुई है वो स्ट्रक्चर हम आगे समझेंगे। वृत्ताकार लाइन बनी हुई, ठीक है। वृत्तीय जो एरिया है उसके उस एक केंद्र है, उसके अराउंड वृत्तीय एरिया है, वहां पर ये चल रहे हैं। अब वैज्ञानिक जो है हमारे, वो अनुमान लगाते हैं क्या, कि सूर्य से लगभग 9 बिलियन मील यानी कि 15 बिलियन किलोमीटर्स, ठीक है। कहां से, सूर्य से। अगर सूर्य को केंद्र माना है हमने, तो केंद्र से जो अंतिम छोर आता है, जो सौर मंडल का अंतिम छोर है, वो कितना है, 15 बिलियन किलोमीटर ना, 15 बिलियन किलोमीटर, यानी कि ये सौर मंडल की रेडियस है, त्रिज्या है, सिर्फ डायामीटर भी नहीं है, व्यास भी नहीं है, सिर्फ त्रिज्या की हम बात कर रहे हैं। अगर मानिए एक हम यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये मानो उसका केंद्र है, तो ये क्या होगी उसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या, है ना। सौर मंडल को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर वृत्तीय क्षेत्र में है, वो वृत्त की जैसा है ना। उस वृत्त में सूरज को अगर केंद्र माना जाए, तो सूरज से लेकर इस अंतिम छोर तक की डिस्टेंस कितनी बताई जा रही है, 15 बिलियन किलोमीटर, ठीक है। कितना है, 15 बिलियन किलोमीटर, ठीक है, एग्जैक्टली। तो टोटल फैलाव हो गया 30 बिलियन किलोमीटर्स का स्ट्रेच है पूरा हमारे सोलर सिस्टम का, सौर मंडल का, ठीक है। अब बात आती है, तो फैक्ट्स थे कि सौर मंडल कैसा है, कहाँ है, क्या उसका साइज है, इस पर हमने बात की। बात आती है कि इसको सौर मंडल क्यों कहा गया, क्यों नाम ये क्यों दिया, सोचो तो सोचो सोचो। तो जब स्कूल में थे तो हम एक संधि विच्छेद पढ़ा करते थे, याद है, क्या पढ़ते थे, संधि विच्छेद। वो बात अलग है, तब बड़ी मुश्किल से पास होते थे इस, है ना। संधि विच्छेद तब तो बड़े बेकार लगते थे, पर अभी ठीक लगता है। तो इसका थोड़ा सा संधि विच्छेद करो तो आपको समझ में आए कि ये नाम क्यों दिया। क्या बनेगा, सौर प्लस मंडल। सौर किसके लिए, सूर्य के लिए। मंडल किसके लिए, सूर्य प्लस उसके ग्रहों के लिए, है ना। तो क्या बना कि जो हमारी ग्रह प्रणाली है पूरी, जो हमारा सिस्टम है आकाशगंगा में, जो ये पूरा जो सिस्टम बना हुआ है, उसका केंद्र कौन है, उसका मुखिया कौन है, सूर्य है। और इसीलिए इसको सूर्य का मंडल कहा जाता है ना। पीएम की कैबिनेट बोला जाता है। अगर हम बात करें हमारी कैबिनेट की, तो हम क्या कहते हैं, पीएम की कैबिनेट है। क्यों, पीएम घर से लेके आया था, नहीं ना।
क्यों कहा जाता है फिर ऐसा? क्योंकि पीएम उसका मुखिया है। बाकी सब लोग किसको सुनने के लिए बैठे हैं? मुखिया को सुनने के लिए बैठे हैं। पीएम रिजाइन कर दे तो इन सब की क्या हैसियत बचेगी? खत्म। तो आज सूर्य खत्म हो जाए तो सोचिए ग्रहों का क्या अस्तित्व है? कुछ भी नहीं, है ना। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से ही तो इकट्ठे हैं सब। आज सोचो सूर्य सारा लिंक तोड़ दे तो ग्रह एक उधर उड़ता जाएगा, एक उधर उड़ता जाएगा, और हम सब यूं टा टड़ा टड़ा खत्म कहानी। जय बाबे की। सबका काम तमाम, है ना। तो वैसे ही पीएम रिजाइन कर देता है तो क्या होता है? पूरी की पूरी कैबिनेट गिर जाती है, दोबारा इलेक्शन कराने पड़ते हैं, नया सौर मंडल बनाना पड़ेगा। यहाँ इलेक्शन तो हम दोबारा करा सकते हैं, सौर मंडल नया कहाँ से लाओगे, है ना। तो सूर्य उसका मुखिया है, सूर्य मुखिया है और बाकी सब ग्रह मिलाकर उसका मंडल बनते हैं, है ना। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सौर मंडल कहा जाता है। हाँ, इस मंडल से संबंधित कोई भी चीज है उसको, सूर्य से संबंधित जो होगा उसको हम सौर कहते हैं, और उसके मंडल को कहा सौर मंडल। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे सौर मंडल की संरचना की। किस तरह से हमारा सौर मंडल बना हुआ है, क्या उसका ढांचा है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो अलग अलग चीजें हैं। अब आप सोचिए ऐसा तो है नहीं ना बैठे बैठे किसी को सपना आ गया कि भैया ऐसा ऐसा है, सूर्य है, इतने ग्रह हैं। अब एक समय तो ऐसा हमें यही नहीं पता था दूसरा देश है। वो बेचारा वास्को डी गामा कहाँ से चलता हुआ आया, कहाँ जा रहा था, वो कहाँ आ गया और उसको भारत मिल गया। हालांकि वो भारत आना नहीं चाहता था, ये तो गलती से हुई हुई खोज है लेकिन हमें यही नहीं पता था कि जहां हम रह रहे हैं उसके अलावा कोई भूमि क्षेत्र भी है। तो बाकी चीजें कैसे मालूम होती? ये तो समय दर समय खोज बढ़ती गई, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, हमारी उत्सुकता ने जो कहते हैं ना कि क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ना। क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ये हमारी जो क्यूरियोसिटी थी, इसी ने क्या किया? ये सारी चीजों को बनाया, है ना। कैसे इन्वेंट किया? बनाया नहीं, मतलब खोज की। ये जो अवधारणाएं हैं इनको बनाया, क्योंकि हम क्यूरियस थे और ये जानना चाहते थे कि सारा सिस्टम कैसे चल रहा है। और ये जानने के लिए हमने क्या किया? बहुत सारे प्रयास किए। ठीक है, उन प्रयासों में वैज्ञानिकों ने अलग अलग हाइपोथेसिस निकाली, अलग अलग थियरीज निकाली, बहुत सारी खोज करने की कोशिश की। ठीक है, अब कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हमारा सौर मंडल क्या है? बहुत बड़ी एक गैस की स्ट्रक्चर का बना है, मतलब गैस का एक बुलबुला सा मान लीजिए। ठीक है, बबल मान लीजिए एक गैस का, और विशाल का एक गैस से बना हुआ है। ठीक है, गैस के घने बादल हैं, उसमें सौर निहारिका है। सौर निहारिका यानी कि सोलर नेबुला, सन वाला जो नेबुला है वो है यहाँ पर। अब जैसे ही निहारिका क्या होता है, अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह जाता है, तो तेजी से घूमने लगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण हिल रहा था। अब ये तेजी से घूमने लगा और एक डिस्क में समतल हो गया, एक डिस्क का रूप ले लिया। जैसे सीडी देखते हैं आप, डिस्क, है ना। जो वो पुराने जमाने की डीवीडीज आया करती थी, तो पुराना जमाना मतलब अभी भी चलती हैं डीवीडीज तो, पर बहुत कम चलती हैं, इसलिए डीवीडीज जो आया करती थी, तो उस तरह से एक डिस्क का रूप इसने ले लिया। ठीक है, अब क्या है कि अधिकांश चीजें तो केंद्र की ओर खींच गया। इससे क्या हुआ कि सूर्य का निर्माण, यानी कि जो गैसेस थी वो एक जगह केंद्रित होती गई, इस तरह से केंद्रित होते 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 यहाँ इकट्ठी हो गई सारी की सारी, और उन्होंने क्या किया? मिलकर सूर्य का निर्माण कर दिया। ठीक है, और बाकी के जो कण थे उस डिस्क के अंदर, और बहुत सारी चीजें थी ना, सिर्फ इतना ही नहीं था, गैसेस ही नहीं थी। डिस्क के भीतर जितने भी कण थे, जो धूल कण थे, जो पिंड थे, वो सारी चीजें एक साथ टकरा गए और शुद्ध ग्रह के आकार में बन गए। एग्जैक्टली exactly. और इन्हीं में से कुछ ने मिलकर क्या किया है? शुद्ध ग्रह, धूमकेतु, चंद्रमा या ग्रहों की चट्टानी सतहों का निर्माण। ये जो कण थे वो जुड़ते गए, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर था, माने एक ऐसे बॉल लाइक एक स्ट्रक्चर था, जिससे क्या हो रहा है? कण आकर जुड़ते जा रहे हैं।
ये इस पर सेटल हो रहे हैं इसके गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, और यहाँ जुड़ते जा रहे हैं और जुड़ जुड़ कर क्या है, एक ठोस सतह का निर्माण कर रहे हैं। कैसे? जैसे मानिए हमारा मैदानी भाग बनता है ना। मैदानी भाग कैसे बनता है? नदी चल रही है, ठीक है। ये क्या करती है, अपना जितना भी अवसाद होता है जब भारी हो जाता है तो यहाँ पर छोड़ना शुरू कर देती है, और जब ये ऐसा अवसाद छोड़कर जाती है तो ये अवसाद मिलकर क्या इकट्ठा होता जाता है, यहाँ पर भी इकट्ठा हो गया, ये इकट्ठे होकर क्या करेगा, अवसादी मैदान बना देगा, है ना। इसी तरह से ये तो नदी छोड़ रही है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण से इकट्ठा आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से यहाँ पर बहुत सारे कंपाउंड्स इनमें जुड़ेंगे, और ये जुड़कर क्या करेंगे, इसकी ठोस सतह बना देंगे। ये वैज्ञानिकों का कहना था, ठीक है। अब ये संरचना बनी। अब क्या है, सूरज से और हवा, जो सौर हवा चल रही है वो इतनी तेज थी कि इसने क्या किया, एक थियरी ये है कि अभी हम देखते हैं कि सब कुछ फिर सूर्य की तरफ केंद्रित क्यों नहीं है। अगर गुरुत्वाकर्षण से, एक सवाल है देखिए सिंपल सा, गुरुत्वाकर्षण से अगर सब कुछ अट्रैक्ट हो रहा है और अगर इतना ही तेज था गुरुत्वाकर्षण बल, तो फिर सब कुछ सन के अंदर जाकर मिल क्यों नहीं गया। कुछ चीजें सौर मंडल से बाहर भी हैं, कुछ चीजें सौर मंडल में अलग अलग दूरियों पर भी हैं, ये कैसे हुआ। ये ऐसे था कि जिसका जितना वेट था, जिसका जितना मास था, उसी के अनुसार उस पर एक्शन हुआ। देखो, ग्रेविटेशन फोर्स जो लगता है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, मासेस हैं ये, मासेस से मिलकर बनता है। मास का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें कि भार कितना है किसी चीज का, ठीक है। जिसका जितना भार होगा वो उसी अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल से खींचा आएगा। अब जो हल्की चीजें थी जैसे गैसेस थी, उनको क्या किया, सूरज की जो सौर हवाएं चल रही थी, सोलर विंड्स चल रही थी, उन्होंने क्या किया, बाहर धकेल दिया, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल तो अंदर ला ही रहा था, लेकिन जो सोलर विंड्स थी, सौर हवाएं थी, वो उसको बाहर भी ले जा रही थी। तो सौर हवाओं ने क्या किया, ये हल्की हल्की चीजों को बाहर उड़ा दिया। जो हल्के पिंड थे उनको भी बाहर की ओर धकेल दिया, हल्के धूल कण थे उनको भी बाहर की ओर धकेल दिया, ठीक है। तो अधिकांश जो हल्के तत्व थे जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, इन सबको दूर कर दिया, ठीक है। छोटे छोटे चट्टानी जो भाग थे वो भी चले गए। अब जो बाहरी क्षेत्रों में सौर हवा बहुत कम थी, इसलिए वहां पर ज्यादातर हाइड्रोजन हीलियम से बने हुए पिंड हमको आज देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो बाह्य बाह्य ग्रह हैं हमारे, अभी हम समझेंगे बाह्य ग्रह कौन से होते हैं। जो बाह्य ग्रह हैं हमारे, कुछ ग्रह हमको दिखता है कि हाइड्रोजन हीलियम के ही बने हैं। वो बने कैसे कि गर्म गैसेस थी एकदम, सौर हवाएं चली तो हवाओं ने क्या किया, उनको बाहर पटक दिया, है ना। ये तेज हवा आई और उड़ा के ले गई। हम्म, अब चले गए, लेकिन क्या हुआ, एक लेवल तक की तो सौर हवा जाएगी, उसके बाद रुक जाएगी, प्रभाव कम हो जाएगा। कम होगा तो गैसेस भी थोड़े थोड़े ठंडे होने लग जाएंगे, क्योंकि सौर से दूर, सूर्य से दूर चली गई हैं। ये थोड़ी ठंडी होकर क्या है, इकट्ठी होने लग जाती, जाकर ऐसे जुड़ने लग जाती। जुड़कर इन्होंने क्या किया, ग्रहों का, बाह्य ग्रहों का निर्माण किया, जहां पर हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा कंपोनेंट उनके क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम ही है। ओके, समझ में आए दोनों पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में सीधा सीधा पूछ लिए जाते हैं ये, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। कथन के स्टेटमेंट जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे, उनमें ये डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा कि सूरज से सौर हवाएं चली, इसलिए हल्की चीजें बाहर उड़ गई, उन हल्की चीजों ने बाहर जाकर अलग पिंड का निर्माण कर लिया, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, राइट। इस तरह का क्या हुआ, आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह, सूर्य, ये एक पिंड जो है, एक स्ट्रक्चर हमारा, ठीक है। ऐसा एक सौर मंडल तैयार हो गया, जिसके केंद्र में रहा सूर्य, और सभी ग्रह
अपने अपने साइज के अकॉर्डिंग, आकार के अकॉर्डिंग, मास के अकॉर्डिंग, घनत्व के अकॉर्डिंग अलाइन हो गए, अलाइन हुए और वो उसी पर्टिकुलर एलिप्टिकल ऑर्बिट में, ये जो आप इसका केंद्रक देख रहे हैं, सूर्य के चारों ओर घूमने का इसका एक चक्र है ना। ये जो चक्र है वो आप देख रहे हैं फिक्स है, ऐसा तो नहीं है ना कोई कहीं काट रहा है कोई कहीं जा रहा है, नहीं। अगर मानो ये पृथ्वी है, पृथ्वी का सर्कल है, तो आप देखिए पृथ्वी इसी ब्लू सर्कल पर ही चली जा रही है ना। एग्जैक्टली क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जितना लगना था वो लग लिया, इससे ज्यादा पृथ्वी आगे नहीं जा सकती, इससे ज्यादा दूर भी नहीं जा। तो यहीं पर क्या है, क्योंकि फोर्स है, फोर्स है तो वो रोटेट भी कर रही है, रेवोल्यूट भी कर रही है, घूर्णन भी कर रही है और परिक्रमण भी कर रही है ना। सूर्य की परिक्रमा किए जा रही है पृथ्वी। एग्जैक्टली इसी तरह बाकी ग्रह हैं जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, परिक्रमाएं कर रहे हैं अपने ऑर्बिट में। ठीक है, अपने कक्ष में जो है वो चक्कर लगा रहे हैं अलग अलग रूप से। ठीक है, ये है हमारा सौर मंडल जो वर्तमान स्वरूप है उसका, धीरे धीरे कर कर बना, सूर्य से फिर पूरा सिस्टम बना। ये हमारा सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, जो कि आज के समय में ऐसा देखा जाता है। केंद्र पर हमारा प्यारा सा सन है ना, जो रोशनी बिखेरे हुए है और उसी की रोशनी से क्या है बाकी सभी प्लैनेट्स जगमगा रहे हैं। ठीक है, बड़ा मस्त लग रहा है ना कैसे सब चक्कर काट रहे हैं, हॉट है ना सूर्य इसलिए। चलो ओके, तो अब बात करते हैं, सबसे पहले सौर मंडल को हम पूरा समझेंगे स्टार्ट टू एंड। और स्टार्ट टू एंड समझने के लिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल केंद्र से, जहाँ से इसका जन्म हुआ है, यानी कि हमारे सूर्य से। सन के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं हम, सन के फैक्ट्स जानते हैं हम, और फिर एक एक करके सभी ग्रहों को पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। और ग्रह पर सीधा क्वेश्चन आ जाता है, प्रीलिम्स में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ग्रहों पर, डेंसिटी कितनी है, साइज वाइज लगाओ, मास वाइज इनको अरेंज करो, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से फैक्ट्स आपको याद करने हैं। पहले हम सूर्य को समझते हैं, केंद्र को समझते हैं, उसके बाद हम चलेंगे ग्रहों पर। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं सूर्य की। और ये है हमारा सूर्य जो हाइड्रोजन हीलियम की गैसेस के साथ अनंत रूप से जल रहा है, आप देख सकते हैं हीट इसकी। इसी के सेंटर में कोरोना होता है। कोरोना नाम लेना ही अपने आप में बहुत खतरनाक है, लेकिन सूर्य के साथ एसोसिएटेड है ये टर्म, आप समझेंगे कैसे एसोसिएटेड है। सूर्य का भी एक कोरोना होता है ना, सुना है आपने। चलिए आगे देखते हैं, और जब ये आएगा तो आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगी मैं कि सूर्य का कोरोना क्या चीज है। तो सूर्य सौर मंडल का प्रधान है, हमने पहले ही बात की कि मुखिया कौन है, सूर्य है। ठीक है, मंदाकिनी जो दुग्ध मेघला है हमारी, या मिल्की वे गैलेक्सी जो है हमारी, उसके केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं ये, जैसे यहां पर आपने देखा सौर मंडल का केंद्र कौन है, सूर्य है, वैसे ही ये अगर मान लो बाहरी ब्लू आउटलाइन को अगर हम आकाश गंगा मान लें, तो आकाश गंगा का जो ये केंद्र है, इससे 30,000 किलोमीटर की दूरी पर ये सूर्य स्थित है, आकाश गंगा के केंद्र पर नहीं है। सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है, आकाश गंगा के केंद्र से 30,000 किलोमीटर की प्रकाश वर्ष की, लाइट ईयर्स की दूरी पर है, वेरी सॉरी नॉट किलोमीटर्स, लाइट ईयर की दूरी पर है। ठीक है, एग्जैक्टली अब ये जो दुग्ध मेघला मंदाकिनी है, उसके केंद्र के चारों ओर क्या कर रहा है, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है ना चलिए, तो क्या है, हमें लगता है कि सूर्य स्थिर है। जनरली हमारे दिमाग में जब हम सौर मंडल की बात करते हैं तो ये चीज आती है कि सूर्य स्थिर है, सारे ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन एक बात समझिएगा कि सूर्य भी आकाशगंगा में घूम रहा है, हमारा पूरा का पूरा सौर मंडल घूम रहा है। कितने प्रकार की मूवमेंट आई, सन घूम रहा है, उसके अराउंड प्लैनेट घूम रहे हैं, जो अपनी अक्ष पर भी घूम रहे हैं और सूर्य के कक्ष में भी घूम रहे हैं। फिर पूरा का पूरा सौर मंडल आकाश गंगा के चक्कर लगा रहा है। कितनी मूवमेंट्स चल रही है ना।
एग्जैक्टली और सूर्य को कितना समय लग रहा है? 25 करोड़, यानी कि एक सौर मंडल हमारा 25 करोड़ वर्ष लेगा एक चक्कर लगाने। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है, यूनिवर्सल ईयर कहा जाता है। जब सूर्य एक चक्कर लगा लेता है तो उसे यूनिवर्सल ईयर बोला जाता है। और सूर्य भी अपने अक्ष पर घूमता है। जैसे हम प्लैनेट्स देखते हैं ना, वैसे सूर्य भी अपने अक्ष पर घूम रहा है। इंपॉर्टेंट चीज फैक्ट प्रीलिम्स के लिए क्या है? किस डायरेक्शन में घूम रहा है। डायरेक्शन क्या है हमारे पास? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, सूर्य अपने अक्ष पर घूम रहा है और आपको दिख रहा है यहाँ पर ईस्ट टू वेस्ट की जो इसकी डायरेक्शन है वो मूवमेंट की है। चलो, अब क्या होता है कि सिंस एग्जैक्टली जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर हम समझते हैं वो ग्रहों की या सूर्य की होती नहीं है ना। हम जानते हैं उबड़ खाबड़ सा ऐसा क्षेत्र है जो एक गोलाकार में प्रतीत होता है। तो इसके भी क्या है, यहाँ पर ध्रुव है और बीच में केंद्र है। कलर चेंज किया जाए, बीच में केंद्र है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? इसके ध्रुव है। ये क्या कहते हैं कि जब ये अपने अक्ष पर घूम रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो जो मध्य भाग है ये तो 25 दिन में, कितना? 25 दिन में। और जो ध्रुवीय भाग है 35 दिन में एक घूर्णन पूरा करता है। ठीक है, क्योंकि बहुत विशाल है इसलिए ये अंतर आता है। प्लैनेट्स में जनरली ये अंतर इतना ज्यादा नहीं होता है कि हम अलग से नोट करें इसको, लेकिन सूर्य में ये अंतर बहुत बड़ा है, 10 दिन का अंतर है। इसलिए हम इसको नोट करते हैं कि मध्य भाग जो है एक घूर्णन, एक रोटेशन, रोटेशन या घूर्णन यानी कि अपने अक्ष पर एक चक्कर काटना कितने समय में करता है? मध्य भाग 25 दिन में, ध्रुवीय भाग 35 दिन। ठीक है, समझ में आया बेसिक? पक्का? यस 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 यस। ध्यान से देख लो, समझ लो, डायग्राम को देखो, समझ में आएगा। अक्ष है और उसके ऊपर घूमना है और उसके साथ साथ क्या करना है? मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड भी घूमना है ना। 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। बेचारा कब लगा था चक्कर काटने, है ना। अब की बार इसको बोलेंगे भैया डेयरी मिल्क सिल्क वगैरह लेके जाओ, थोड़ा जल्दी चक्कर निकल जाएंगे, है ना। प्रोटीन बार्स गिफ्ट कर देंगे, है ना, प्रोटीन बार्स गिफ्ट कर देंगे। चलिए ठीक है, तो अब क्या हुआ? सूर्य जो है अपने चक्कर लगा रहा है और सूर्य जैसा कि हम जानते हैं गैसीय गोला है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ। तो कंपोजिशन देख लेते हैं इसकी कि कंपोजिशन किस प्रकार की है। जो गैसेस हैं इसके अंदर हमने बात की थी, मुख्य गैसेस कौन सी हैं? हाइड्रोजन और हीलियम, है ना। हमने बात की थी मुख्य गैसेस हैं इसकी हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन कितनी है? 70। हीलियम कितनी है? 26.5%। और इसमें अन्य धूल कण वगैरह बहुत सारे तत्व हैं, तो अदर्स का जो सेगमेंट है वो कितना हो जाता है? 2.5%। ठीक है, और सूर्य का जो केंद्रीय भाग है, इतना बड़ा सूर्य है तो उसका अपना भी एक सेंटर है, उसका जो सेंटर है वो कोर कहलाता है। क्या कहते हैं? केंद्रीय भाग जो है सूर्य का उसको कहा जाता है कोर, जिसका तापमान कितना है? 1.5 इंटू 10⁻⁷ ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए, याद रखें इस चीज को। सूर्य का केंद्र शॉर्ट में लिख लो, सूर्य का केंद्र इक्वल कोर, कोर का तापमान इक्वल 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये तो कोर का हुआ। अब बात करते हैं सरफेस की। सरफेस की यानी कि सतह की। सूर्य की जो सतह है वहां पर टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, चलो ये फैक्ट याद हुआ। हाइड्रोजन कितना है? 71%। हीलियम कितना है? 26.5%। बाकी की गैसेस कितनी है? 2.5%। ऑलराइट, यस, ओके। नेक्स्ट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं कि सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है, जो दीप्तिमान सतह है इसका, उसको प्रकाश मंडल कहा जाता है। और सूर्य के किनारे प्रकाशमान नहीं होते। ठीक है, जो सेंट्रल भाग है वो तो प्रकाश मंडल है, जो किनारे हैं सूर्य के, एजेस जो हैं वो प्रकाशमान नहीं होती। ठीक है, एजेस पर जो है, किनारों की अगर हम बात करें तो वो प्रकाशमान नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो सूर्य का वायुमंडल है, जो उसका एटमॉस्फेयर है, वो उस प्रकाश को अवशोषित कर लेता है अपने अंदर ही समा लेता है उसको, और हमको वहां पर प्रकाश दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये जो अवशोषित भाग है इसको हम क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं, जो कि लाल रंग का होता है। ठीक है, जो किनारा है, जैसे अगर आपने देखा होगा, आप बचपन में भी कभी सूर्य की ड्राइंग बनाते हैं तो येलो ये बनाते हैं एक सर्कल, फिर आप इसकी लपटें बनाएंगे इस तरह की, और इन लपटों को बनाएंगे आप ऑरेंज रेडिश सा कलर देंगे ना। क्यों? ये हमें क्यों सिखाया जाता है हमेशा इसी तरह की पिक्चर क्यों दिखाई जाती है? क्योंकि केंद्र में तो येलोइश है, ये जो जल रहा है आग जैसा है, लेकिन जो इसके किनारे हैं वायुमंडल से अवशोषित रोशनी की वजह से लाल या ऑरेंजिश रंग जो होता है इसका, वो आ जाता है। ठीक है, तो मुख्यतः लाल रंग रहता है इसका। इसको हम क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं। ठीक है, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, दो मंडल हमने देख लिए। और उसके बाद आता है केंद्र, जो कि क्या है? कोर या फिर क्रोड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सूर्य ग्रहण होता है जब, तब क्या होता है? अभी तो रोशनी है, प्रकाश मंडल है, वर्णमंडल है, सब कुछ है। सूर्य ग्रहण के समय जो हमें दिखाई देने वाला भाग होता है सूर्य का, उसे कहते हैं सूर्य किरीट। क्या कहते हैं? सूर्य किरीट या फिर कोरोना कहते हैं। ठीक है, कब? सूर्य ग्रहण के समय, जब सोलार एक्लिप्स होता है। ठीक है, जब सोलार एक्लिप्स होता है, हमें कहा जाता है ना ग्रहण में बाहर नहीं जाना है, सब चीजों को ढक दिया जाता है, पानी में तुलसी डाल दी जाती है, बहुत सारी चीजें की जाती है। ठीक है, क्यों की जाती है? क्योंकि जब ये सूर्य किरीट एग्जिस्टेंस में आता है, ये कोरोना एग्जिस्टेंस में आता है, तो ये क्या करता है? एक्स रेज उत्सर्जित करता है। ठीक है, इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। कोरोना को क्या कहा जाता है? सूर्य का मुकुट कहा जाता है। और ये पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। जब कंप्लीटली सूर्य ढक जाता है, ग्रहण लग जाता है, फिर भी हमें हल्की हल्की रोशनी मिल रही होती है, वो कहाँ से मिलती है? सूर्य किरीट के प्रकाश से मिलती है, जो कि एक्स रेज छोड़ता है। एक्स रेज डायरेक्ट हमें लेने के लिए हानिकारक होती है ना। हम एक्सरे करवाते भी है ना, तो ये कहा जाता है बहुत ज्यादा नहीं करवाने चाहिए, क्योंकि ये रेज हमारी बॉडी पर पड़ना अच्छी बात नहीं है। है ना, एक्स रेज हैं, यूवी रेज हैं, गामा रेज हैं, ये सारी चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं, ये हानिकारक होती है। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रहण में बाहर ना निकलें, और जो भी खाने पीने की चीजें हैं उन चीजों को ढक कर रखें, है ना, इस प्रकार से कहा जाता है। ठीक है, तो किरीट समझ में आया, कोरोना समझ में आया, कोरोना का कॉन्सेप्ट कि क्या है आखिर, सूर्य से कैसे रिलेटेड है कोरोना। अभी भी तो क्या है, कोरोना काल है, सब अंदर रहो, ढककर रहो, तुलसी का पानी पीते रहो, है ना। काफी सिमिलर सिचुएशन है। कहते हैं ना, नेचर अपना जवाब खुद ही दे देता है। ये क्या है? नेचर का जो दोहन हुआ का जवाब है ना, ऐसा कहा जाता है फिलोसॉफिकली सोचा जाए तो। वरना तो राजनीतिक रूप से सोचे तो हम चाइना की चाल कह देते हैं इसको। ठीक है। धार्मिक रूप से सोचें तो कर्मों का फल कह देते हैं, है ना।
अब लोग कहते हैं कि भाई सफाया हो रहा है, सतयुग आने वाला है, कलयुग खत्म हो गया है, हो रहा है, बुरी आत्माएं खत्म हो जाएंगी, सतयुग आएगा। ठीक है, और फिलोसॉफिकल रूप से सोचे थोड़ा सा तो नेचर अपना जवाब दे रहा है कि आपने अत्यधिक दोहन कर दिया था और अब भुगतान भरना पड़ रहा है। एनीवेज, कोरोना पर नहीं जाते हैं, वापस आते हैं। सूर्य किरण जो है, इसी तरह से कोरोना, जो सूर्य का कोरोना है, वो भी क्या करता है, एक्सरेज रिलीज करता है, जिससे हमको बचकर रहना होता है। इसलिए हम सूर्य ग्रहण के समय बाहर नहीं जाते। ठीक है, क्लियर हुए ये पॉइंट्स? ओके, ये थे सूर्य के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो भाई हमारे सूर्य के बहुत सारे हैप्पी बर्थडे निकल गए हैं, है ना। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, केक शेक है तो जरा खिलाओ जी। तो बहुत सारे केक काट लिए सूर्य ने, और कितनी उम्र ले ली है, 5 बिलियन ईयर्स की उम्र। ठीक है, सूर्य की उम्र कितनी है, 5 बिलियन ईयर्स की है। भविष्य में सूर्य द्वारा जो ऊर्जा देते रहने का समय कितना है, कि कब तक, अगर वो इसी पेस से जलता रहे तो कब तक वो एग्जिस्ट करेगा। तो ये है 10⁻11 ईयर्स तक का अभी तक का अनुमान है कि ये आराम से एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, इतने साल तो हमारे पास अभी जीवन के हैं सूर्य की तरफ से। इसने तो बहुत लंबी लाइफ लाइन दे दी है। अब हम क्या करते हैं वो हमारे ऊपर है ना। चलो, तो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती हैं? 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लिया जाता है। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। अब लाइट यहां से चलेगी तभी तो पृथ्वी तक पहुंचेगी, और चलेगी तो ये सारा रास्ता क्रॉस कर कर आएगी। अब हमें रियलाइज नहीं होता, क्योंकि आप उठते हो, देखते हो, हमें रोशनी आ गई, चलो ठीक है ना। लेकिन अगर आप देखें तो, अगर आप घर के बल्ब चला रहे हैं, ट्यूबलाइट्स चला रहे हैं, तो उसकी भी रोशनी आप तक पहुंचने में कुछ सेकेंड्स का समय लेती है, अगर आप बहुत ध्यान से नोट करें, है ना। पर वो इतना माइनर होता है कि हमें रियलाइज नहीं होता है कि समय लग रहा है ना। हमें यूं लगता है कि लाइट ऑन की और आ गई। तो सूर्य की भी रोशनी ऐसे ही हमको लगती है कि भाई चालू करी और आ गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 8 मिनट 16.6 सेकेंड का जो समय है, इसको लगता है यहां तक पहुंचने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको जनरली मालूम होना चाहिए कि कितना समय लेते हैं लाइट यहां तक पहुंचने में। जो स्पीड है लाइट की वो ये है 8 मिनट और 16.6। ठीक है, चलो, जो सौर ज्वाला है, ठीक है, सौर की जो ज्वाला जल रही है, ध्रुवों पर आती है, उसको हमने अलग अलग नाम दिए हैं। सौर ज्वाला जो जल रही है, उसको उत्तरी ध्रुव, जो नॉर्थ पोल है, वहां पर क्या कहा जाता है, ऑरोरा बोरियालिस, बोरालिस कहा जाता है। ठीक है, ऑरोरा बोरिलिस कहा जाता है, और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। ठीक है, सौर की जो ज्वाला जल रही है, जो रोशनी आती है, जो हीट आती है सौर की, उसको दोनों ध्रुवों पर अलग अलग नाम दिए गए हैं। नॉर्थ पोल में, उत्तरी ध्रुव में क्या कहा जाता है, ऑरोरा बोरिलियस। दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहा जाता है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑरोरा क्या है ये हम समझेंगे, बहुत खूबसूरत चीज है। ऑरोरा रेनबो जैसा होता है, लेकिन रेनबो नहीं होता है। रेनबो जैसा होता है ऑरोरा हम समझेंगे जब हम रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शंस करेंगे, लाइट का जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे, उसमें ज़रूर देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप याद रखें, उत्तरी ध्रुव पर क्या कहा जाता है, ऑरोरा बोरिलिस, और दक्षिणी ध्रुव पर कहा जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, चलिए, तो अब जो सूर्य के धब्बे का जो तापमान है, ठीक है, जो सूर्य का स्पॉट है, डार्क स्पॉट है, उसका जो तापमान है आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है, और सूर्य के धब्बे का जो एक चक्र है वो 22 वर्षों का होता है। ठीक है, पहले 11 वर्ष तो ये बढ़ता है, फिर 11 वर्ष तक धब्बा घटता है। ठीक है, क्या है ये,
कुछ नहीं है, केंद्रक पार्ट है एक सूर्य का, जो एनर्जी इकट्ठी करता जाता है और एनर्जी रिलीज करता जाता है। ठीक है, जब ये छोटा हो जाता है एनर्जी रिलीज करके छोटा हो जाता है, जब एनर्जी गेन करने लगता है तब ये बड़ा होने लग जाता है। 11 वर्ष तक बड़ा होता है, 11 वर्ष तक फिर छोटा हो जाता है। ये उसका एक चक्र है। और जब जब ये धब्बा हमको सूर्य पर दिखाई पड़ता है, ये हम स्पॉट कर सकते हैं। स्पॉट करते हैं जब हम, जो सन स्पॉट कहा जाता है इसको, ये सन स्पॉट कहा जाता है इसको, सूर्य का धब्बा कहा जाता है। इसको जब भी हम देखते हैं कि ये बढ़ रहा है तो उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होने लगते हैं, यानी कि जो हमारी अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो चुंबकीय हमारा अस्तित्व है, जो चुंबकीय तत्व है हमारे पृथ्वी के, हमारे ग्रह के, उनमें फ्लक्चुएशन आने लगते है ना, उनमें चेंजेस आने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर भी उसके प्रभाव दिखते हैं। ठीक है, जो हमारी अगर मैग्नेटिक फील्ड उस समय देखें तो बदल जाती है, मैग्नेटिक जो कंपाउंड है हमारा देखें तो वो अलग दिशा दिखाने लगता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, रेडियो, टीवी, बिजली, ये सब चीजों में क्या है, आपको चेंजेस दिखने लगेंगे, फ्लक्चुएशन आने लगती। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है सन स्पॉट का, जो किससे रिलेटेड है, मैग्नेटिक फील्ड से, चुंबकीय तत्व से रिलेटेड है। जो चुंबकीय हमारा फील्ड है वो बदलाव देखता है। ठीक है, ओके। अगला जो फैक्ट है हमारे पास सूर्य से रिलेटेड, वो है सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का 110 गुना है, 110 टाइम्स लार्जर। पृथ्वी से 110 गुना बड़ा है सूर्य। और बड़ा इन सेंस, ये तो व्यास है ना, डायामीटर है। त्रिज्या हमने पहले देखी थी, अब हम डायामीटर देख रहे हैं, रेडियस पहले देख चुके हैं हम, डायामीटर यानी कि व्यास देख रहे हैं, 13,92,000 किलोमीटर। ठीक है, अब सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है, और पृथ्वी को जो सूर्य का ताप मिलता है उसका 2 अरबवां भाग मिलता है सिर्फ। सूर्य के अंदर, कहने का भाव है कि सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, और जितना ताप सूर्य के अंदर है उससे हमारी अर्थ भी तो हीट ले रही है ना। हम क्या लेते हैं, सूर्य से ऊर्जा ले रहे हैं, हीट ले रहे हैं, राइट, उसी से तो चल रहे हैं। तो हीट कितनी आ रही है, अगर सूर्य के पास 100% हीट है, सूर्य की हीट माने 100%, तो उस 100% का हमारी पृथ्वी को कितना मिलता है, 2 अरबवां भाग। 2 अरब की एनर्जी नहीं है, 2 अरबवां भाग है। जैसे हम कहते हैं ना 1/4 भाग, 1/3 भाग, वैसे 2 अरबवां भाग। ठीक है, सिर्फ इतनी सी हीट हम लेते हैं, और सोचिए उससे पूरा प्लैनेट हमारा एनर्जी से भरपूर रहता है। तो सोचिए कितनी एनर्जी होगी इस सूर्य के अंदर, कितना ताप होगा, है ना। एग्जैक्टली, तो ये क्या है, उसकी एनर्जी की लिमिट है। साइज देखा हमने, उसकी एनर्जी की वास्टनेस देखी, कितनी एनर्जी सूर्य में लोकेटेड है। ठीक है, चलिए, अब ये था हमारा सूर्य और सौर मंडल। आगे का पोर्शन जो है हम आज अभी इस क्लास में कवर ना कर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि समय हो चुका है। और जो हमारा पोर्शन बच गया है, थियरीज बच गई हैं कि किस तरह की थियरीज है सौर मंडल से रिलेटेड, वो हमको पढ़नी है। कुछ टर्मिनोलॉजी हमारी बच गई है, शब्दावली हमारी बच गई है कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, ठीक है, उल्का पिंड क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम समझेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे सारे ग्रहों व उपग्रहों की। ठीक है, ये होगा हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक। और आई रियली होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। सूर्य को हमने बहुत करीब से जाना, देखा, समझा। ये हमारा प्यारा सा सूर्य है, ठीक है, बड़ा हॉट चल रहा है। ये हमारा सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है।
और ये हमारे सौरमंडल की संरचना को समझा हमने, हमारे सौरमंडल के सिस्टम को समझा। राइट, ओके, चलिए। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई रियली होप कि आप सभी को समझ में आई होगी, आप सभी को पसंद आई होगी। और यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुले हैं, प्लीज़ बहुत सारे कमेंट्स करके हमें अपना प्यार ज़रूर दें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है आपको तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते रहें, चैनल पर सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली आप तक ये वीडियोस टाइमली पहुंचते रहें। राइट, तो डेली हम आपसे इसी तरह मिलना चाहते हैं, ज़रूर मिलिए हमसे इस कोर्स के लिए। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये कोर्स आपको यूट्यूब के साथ साथ बटनेर आईएएस ऐप पर भी मिल जाएगा, तो ऐप को डाउनलोड कर वहाँ रजिस्टर ज़रूर कर लें जल्द से जल्द। राइट, चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी आप सभी से इन सारे टॉपिक्स के साथ। राइट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।